Good afternoon, students. Today we are going to start our next poem, Thoughts in a Garden by Andrew Marvell. This poem is entitled The Garden. It's divided into 9 numbered stanzas, 4 rhymed couplet of iambic pentameter. Subject matter is the tranquility of retirement from public life. इस पोएम थॉट्स इन अ गार्डन जिसको द गार्डन टाइटल से भी जाना जाता है, इसमें उस ट्रैंक्विलिटी, उस पीस, उस शांति के बारे में बात की गई है जो रिटायरमेंट, जब आप पब्लिक लाइफ से रिटायर हो जाते हो तो जिस सुकून का अनुभव आप करते हो वही उसी सुकून का अनुभव व्यक्ति गार्डन में ग्रीन ट्री के शेड में बैठ के करता है. Most critics associate the poem's content with Marvell's own retirement from his position as tutor to Mary Fairfax, whose father Thomas was a general in Oliver Cromwell's army during the English Civil War. Mary Fairfax को ये ट्यूशन दिया करते थे और ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं कि मार्वल को जब इस जॉब से हटा दिया गया था उनके पिता द्वारा, जो कि एक ओलिवर क्रॉमवेल की आर्मी में जनरल थे इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम, तो शायद उन्होंने इस पोएम को लिखा. इन द फर्स्ट स्टैंजा द स्पीकर मेंशंस 3 फॉर्म्स ऑफ पब्लिक वर्च्यू एसोसिएटेड विद द एम्बलम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट्स लीव्स. सबसे पहले उसने पाम ट्री की बात कर रहा है. पाम फॉर मिलिट्री वर्च्यू, ओक फॉर सिविल वर्च्यू, बे की जो लीव्स होती हैं, बे जिसे लॉरल भी कहते हैं, फॉर पोइटिक वर्च्यू. यानी इन पेड़ों की पत्तियों के बने हुए ताज जो कि आपकी उपलब्धि के लिए आपको दिए जाते थे, आपको एक एम्बलम था, एक प्रतीक थे कि आपको किस क्षेत्र में ख्याति मिली है. तो यहाँ पर ये जो पाम ट्री के जो लीव्स से बने हुए जो वो मिलिट्री वर्च्यू के लिए स्टैंड करते थे. ओक के जो हैं सिविल वर्च्यू, अगर आपने एज अ सिटीज़न कोई आपने वर्च्यूज़ या आपने कोई महानता के काम किए हैं. और बे या लॉरल के जो लीव्स के बने हुए ताज या क्राउन्स जो पहनाए जाते थे वो पोइटिक वर्च्यू के सिंबल थे. However, these symbols also suggest the limitation of the pursuits they signify, since the wreaths are only made of trimming from the actual plants. इन प्लांट से एक्चुअली इन लीव्स को ट्रिम करके इन क्राउन्स को बनाया जाता था और उनकी उस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए उनको वो ट्रीज़ या लीव्स के वो क्राउन्स जो हैं वो दिए जाते थे. पब्लिक लाइफ एंड डिवोशन टू वर्च्यू मस्ट कम टू एन एंड वन डे. अब यहाँ पर गार्डन इस पोएम में एंड्रयू मार्वल जो है सजेस्ट करता है दैट जस्ट एज फ्लावर्स एंड ट्रीज डू क्लोज टू वीव द गार्डन ऑफ रिपोज. डू क्लोज मतलब वो अपने क्लोज कम्युनियन में जब आते हैं, यहाँ आप गार्डन की सेरेनिटी में जाते हो और वहाँ की जो चुप्पी है उसको जब आप महसूस करते हो, एक शेडी ट्री के नीचे बैठकर आप जब आराम करते हो तो जो प्लेजर, जो आनंद आपको मिलता है वो जो है किसी और की कल्पना से बाहर है. राइट. एंड टू वीव द गार्लैंड्स ऑफ रिपोज. वीव द गार्लैंड्स ऑफ रिपोज का मतलब है कि यहाँ इन पेड़ों, पत्तियों, फूलों से ऐसे गार्लैंड्स बनाए जाते हैं जो रिपोज, आराम करने के काम आते हैं. सो इंडिविजुअल्स रिट्रीट फ्रॉम सोशल ऑब्लिगेशन इनटू रिटायर्ड कंटेम्पलेशन. यानी यहाँ बताया गया है कि जब हम हर प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारियों से परे हटकर एक चिंतन का स्थान ढूंढते हैं तो हमें एक ऐसा शांत स्थान चाहिए और उसके लिए
गार्डन जो है वो सबसे उपयुक्त स्थान रहता है। द स्पीकर गोज ऑन टू प्रेज द सॉलिट्यूड एंड क्वाइट ऑफ हिज रिट्रीट इन टू द गार्डन, बिलीविंग दैट ही वॉज मिस्टेकन टू हैव वंस सॉट फेयर क्वाइट एंड इनोसेंस अमंग द बिजी कंपनीज ऑफ मैन। यहाँ पर फेयर क्वाइट और इनोसेंस दोनों को पर्सोनीफाई किया गया है कि कभी ये दोनों चीज़ें जो कि गार्डन में मिलती हैं, क्वाइट और इनोसेंस, ये कभी बिजी कंपनीज ऑफ मैन के उनके साथ देखी जाती थी, उनके साथ एसोसिएट की जाती थी। पोइट ने उन्हें एसोसिएट किया है, लेकिन आज वो गार्डन में आने के बाद उसे महसूस होता है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सिर्फ गार्डन में ही मिलती हैं। बाहर की हमबग वाली लाइफ में, उस कंट्री साइड में, सिटी के उस शोरगुल में ये सब नहीं मिलती। He associates his private retreat into the holy experience, stating that the sacred plants, quiet and innocence, can only grow amongst the organic plants in the garden. वो ये मानता है कि ये जो क्वाइट है, इनोसेंस है, ये गार्डन के जो ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं उनके बीच में ही पनप सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल सराउंडिंग्स हैं गार्डन की, वो आपको पर्याप्त स्थान देते हैं। आपका हार्ट और माइंड जो है, आपके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो है कल्टीवेट हो जाती हैं। ऐसे परिवेश में, ऐसे वातावरण में आप डिफरेंटली सोचते हैं, जिससे लेकिन पूरी जीवन आपको जो सोसाइटी में रहते हुए आपको इन चीज़ों से आप भागते रहते हो, लेकिन जब आप रिट्रीट करते हो यानी गार्डन में लौट के आते हो, नेचर के पास आते हो, तो आपको ये सब चीज़ें जिनको आप कभी डिसरिगार्ड करते थे उनकी वैल्यू समझ में आती है। द स्पीकर कंटिन्यूज टू डेवलप हिज एक्सटेंडेड कंसीट ऑफ द गार्डन सुपीरियर वर्च्यूज़। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने अभी दो पोएट्स इससे पहले एंड्रयू मार्वल और जॉन डन पढ़े थे, जो मेटाफिजिकल पोइट्री को ही बिलोंग करते हैं, और उसका ये थर्ड पोइट एंड्रयू मार्वल यहाँ गार्डन की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज यहाँ इस गार्डन के बारे में डिस्क्राइब करते करते फिर वो एडन, गार्डन ऑफ एडन, जहाँ एडम और ईव रहा करते थे, यानी पैराडाइज का जो गार्डन है, वहाँ तक वो चीज़ उनके दिमाग में चल रही है। तो यहाँ पर वो गार्डन में पाई जाने वाली सुपीरियर वर्च्यूज़ के बारे में बात करते हैं, उन श्रेष्ठ विशेषताएं या गुण जो हमें लवली ग्रीन एटमॉस्फेयर में मिलता है, favorable than red and white, which are the color poets most often used in erotic poetry. लवर्स के erotic feelings को डिस्क्राइब करने के लिए जिस पोइट्री का यूज़ करते हैं, अधिकतर पोइट्स ने वाइट और रेड कलर को ही डिस्क्राइब किया है, लेकिन वो जो लवली ग्रीन, चमकीला ब्राइट ग्रीन कलर है, वो आपको गार्डन में ही मिलता है। क्योंकि डिफरेंट पोइट्स ने अपनी लव पोएम्स के अंदर जो बिलवेड है उसके लिप्स, टीथ, फेस, बॉडी को डिस्क्राइब किया है। पोइट्स में क्राव द नेम ऑफ देयर बिलवेड इनटू ट्रीज़, और जब हम गार्डन में जाते हैं और डिफरेंट ट्रीज़ को देखते हैं और उन पर एम्बार्क्ड नेम्स को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो लवर्स हैं उन्होंने अपने लव को इमॉर्टल करने के लिए क्या किया, गार्डन की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय किया। गार्डन में जो सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं उन पर, उनकी बाग्स पर अपनी बिलवड के नाम लिख दिए, ताकि इससे उन्हें लगता है कि उनका प्रेम जो है वो अमर हो जाएगा। लेकिन पोइट का क्या मानना है कि जिस तरह से जो नाम को लवर्स अपनी ट्रीज़ में कार्व कर देते हैं, इससे वो ब्यूटी को, नेचर की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि ऐसे जो उनके एक्शंस हैं वो बिल्कुल ही फ्रूटलेस हैं, उनका कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो क्षणभंगुर उनका प्रेम है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा उनकी इस एक्टिविटी से। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, बल्कि वो गार्डन की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ईच ट्री ऑलरेडी कंटेन्स अ मोर ब्यूटीफुल इम्प्रिंट, प्रॉपर नेम। हर ट्री का अपना एक खुद का सुंदर नाम है, और उस नाम को लिखने की बजाय वहाँ अपनी लवर का नाम, अपनी बिलवेड का नाम या लवर का नाम लिखना वो बहुत ही गलत है। Marvel refers to the Renaissance doctrine of signatura rerum. Signatura rerum
means signature of all things, which held that God imprinted each entity he created with the sign of its proper name. इसके अनुसार ये मानते हैं कि गॉड ने हर व्यक्ति को जब बनाया तो उसके साथ उसका एक प्रॉपर नेम भी क्रिएट किया, उसके साइंस उसको साथ में दिए, एंड गेव एडम द पावर टू रिकग्नाइज दीज साइंस। और एडम जब गार्डन ऑफ एडन में आया तो उसके पास ये पावर थी कि वो उन साइंस को पहचान सकता था। द स्पीकर दस इमेजिन्स हिज एक्सपीरियंस इन द गार्डन एज अ पैराडाइजल रिटर्न टू एडम्स परफेक्ट नॉलेज ऑफ क्रिएशन। और जब हम इस तरह से एंड्रयू मार्वल जब ये गार्डन में एंटर होते हैं तो उनको वही पैराडाइजल रिटर्न को वो याद कर रहे हैं, वो पैराडाइजल रिटर्न जो एडम को प्राप्त हुआ था जब वो गार्डन ऑफ एडन में प्रवेश किया था। तो एडम की जो परफेक्ट नॉलेज थी क्रिएशन की वो उससे रिफ्लेक्ट होती है। द स्पीकर कंटिन्यूज टू प्रेज द अबंडेंट फ्रूट्स, वाइन, फ्लावर्स, ग्रास। गार्डन में मिलने वाली अंगूर की बेलें, सुंदर फलों को, फूलों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ग्रास की प्रेज कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ स्टांजा 5 द स्पीकर इमेज ऑफ हिज natural cornucopia abruptly shifts when he finds himself stumbling on melons and ensnared with flowers। जो ओवर वेजिटेशन है गार्डन में, चारों तरफ जो ग्रीनरी है, इतने सारे सुंदर सुंदर फूल और फल लगे हुए हैं, उससे वो इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है दैट ही इज स्टम्बलिंग ऑन मेलन्स। नीचे जो खरबूजे लगे हुए हैं उन पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ग्रीनरी की वजह से वो ढके हुए हैं हरी पत्तियों से, और वो उन पर स्टम्बल लड़खड़ा के गिर पड़ता है। और उसके जो पाँव हैं उसमें सुंदर फूलों की जो बेलें हैं, एंस्नार्ड मतलब जकड़ रही उसके पाँव को जकड़ लेती है। ही फॉल्स ऑन टू द ग्रास विच सजेस्ट दैट द गार्डन्स प्राइवेट फ्लोरेसेंस हैज़ बिकम टू मच फॉर हिम टू मैनेज। जिस प्रकार से वो उसके पाँव फूलों की बेलों में उलझ जाते हैं, जिस प्रकार वो घास पे गिर पड़ता है, ये सब वो क्यों बता रहा है? जस्ट बताने के लिए कि वो वहाँ की जो प्रिवेसी है, वहाँ का जो फ्लोरेसेंट स्मेल है, जो सुंदर वातावरण है, वहाँ की मधुर जो सुगंध है, उसको सह पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, उसको वो मैनेज नहीं कर पा रहा। ही इज़ ओवरवेल्म्ड हिज बॉडीली सेंसेस। और उसका जो शरीर है, उसकी जो इंद्रियां हैं, वो अपना आपा खो बैठती हैं और वो इस प्रकार से गिर पड़ता है। हैंस ही रिट्रीट्स इनटू हिज माइंड वेयर द पावर्स ऑफ कंटेम्पलेशन बिकम अ सोर्स ऑफ सुपीरियर क्रिएटिविटी। His mind is capable of making other worlds and other seas that transcend the limitation of physical embodiment। अपने माइंड के थ्रू वो दूसरे वर्ल्ड्स और दूसरे सीज़ को पार करके भी जा सकता है, क्योंकि वो उसकी फ़िज़िकल एम्बॉडीमेंट से दूर है। देयर बाय एनिलेटिंग ऑल दैट्स मेड। और उन सबको एनिलेट का मतलब होता है उन सब का अस्तित्व ख़त्म हो गया। जो कुछ भी गॉड के द्वारा बनाया गया वो सब कहाँ समाप्त हो जाते हैं? जब हम ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड, जब हम ग्रीन शेड में आते हैं तो हमारे थॉट्स भी ग्रीन, उनमें भी एक ग्रीन कलर आ जाता है। सिंस दिस न्यू शेड ऑफ ग्रीन denotes the creative power of the intellect। यहाँ जो ग्रीन शेड, ग्रीन थॉट और ग्रीन शेड की बात की जा रही है, तो यहाँ पर वो जो ग्रीन कलर है वो किसको डिनोट करता है, किसका प्रतीक है? क्रिएटिव पावर का, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि की। इट अपीयर्स टू सरपास द लवली ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज दैट द स्पीकर मेंशन अर्लियर। और वो वहाँ के सुंदर गार्डन के लवली ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज़ जिसके बारे में वो पहले बात कर चुका है, उन सब की ब्यूटी को सरपास कर देते हैं। द स्पीकर देन प्रेजेंट्स एन इमेज ऑफ हिज सोल डिटैचिंग फ्रॉम हिज बॉडी। उसके बाद एंड्रयू मार्वल हमें बताता है कि किस तरह से उस गार्डन की ब्यूटी के अंदर घूमते हुए वो ऐसा महसूस करता है कि जो उसकी सोल है वो उसकी बॉडी से डिटैच हो गई है, एक बर्ड के फॉर्म में उसकी बॉडी से निकलकर पेड़ों पर घूम रही है, टहनियों पर बैठ रही है, लाइक दैट। रिमेनिंग इन द गार्डन इट सिंपली ग्लाइड्स इनटू द ट्री लिम्स, है ना, पेड़ों की शाखाओं पर ग्लाइड कर रही है, लाइक अ बर्ड वेविंग इट्स विंग्स टू रिफ्लेक्ट द लाइट्स ऑफ द सन। अपनी विंग्स को जब वो वेव करती है यानी हिलाती है वो बर्ड,
और उसके प्ल्यूम्स के हिलने के, प्ल्यूम्स आर द फेदर्स ऑफ द बर्ड, और वो जब बंद करती है खोलती है तो उससे सनलाइट जो है वो एब्रप्ट होती है, और वो ऐसा ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो सन की जो लाइट है वो उसमें से छन कर आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, until इट इज़ रेडी फॉर इट्स लॉन्गर फ्लाइट। और ये एक्टिविटी तब तक चलती है जब तक कि वो बर्ड जो है अपनी लॉन्गर फ्लाइट के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ ये जो इमेज यूज़ की है पोइट ने, ये सजेस्ट करती है दैट ड्यूरिंग द सोल्स टाइम ऑन अर्थ इट इज़ पॉसिबल फॉर इट टू ट्रांसेंड फ्रॉम ऑफ द फिजिकल बॉडीज़ लिमिटेशन। जब तक के लिए इस अर्थ पर ये सोल आई है, उसको ये टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए उसको यहाँ स्टे दिया गया है, तब तक वो जो कहने का अर्थ ये है पोइट का कि हम ट्रांसेंड कर देते हैं अपने फिज़िकल बॉडी लिमिटेशंस को, ट्रांसेंड करके उनसे परे जा सकते हैं, उनसे ऊंचा उठ सकते हैं। जैसा कि हम स्पीकर की प्रीवियस कंटेम्पलेशन, उसका जो चिंतन है उसमें देखते हैं, ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड की जब वो बात करता है, सोल कैनॉट एंटायरली डिटैच फ्रॉम फिज़िकल वर्ल्ड। ये सच है कि सोल जो है पूरी तरह से फिज़िकल वर्ल्ड से अपने आप को अलग नहीं कर पाती अनटिल द मोमेंट ऑफ बॉडीली डेथ, जब तक कि शरीर की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक हम खुद को डिटैच नहीं कर पाते। सो फॉर द टाइम बीइंग इट मस्ट रिमेन पर्च्ड अपॉन द हाईएस्ट रीचेस। इसलिए वो चाहता है कि उसकी जो सोल है उसी बर्ड के फॉर्म में पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पे पर्च मतलब बैठी रहे, और उसी हाईएस्ट रीचेस से गार्डन को निहारे देखे। दस द पोएम्स फाइनल स्टैंजा कंटेन्स एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज़ किया है पोइट ने, कंपेयरिंग द गार्डन टू अ प्राइवेट यूनिवर्स, अपना निजी ब्रह्मांड है। और यहाँ पर जो फ्रेग्रेंट ज़ोडिएक ऑफ फ्लावर्स, ज़ोडिएक जिसे राशि मंडल कहते हैं, इसमें डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, उसी तरह का यहाँ पर गार्डन के अंदर भी एक फ्रेग्रेंट खुशबूनुमा ज़ोडिएक का निर्माण हुआ है जो फ्लावर्स का है। कॉस्मिक टाइम कीपर है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ द बी। कॉस्मिक जो भगवान द्वारा, जिन्हें भगवान ने ये काम दिया है, और वो जो कॉस्मिक टाइम कीपर है जो समय का ध्यान रखता है, कब सुबह हुई कभी रात हुई। आपने सन डायल की बात को कर रहा है। पुराने टाइम में सन डायल को देखकर हम टाइम का अनुभव करते थे कि कितने बजे हैं। तो ये टाइम कीपर का काम कौन कर रहा है? बी। वो जो बी बिज़ी है फ्लावर से हनी एक्सट्रैक्ट करने में, हुज इंडस्ट्रियस लेबर मार्क द पैसेज ऑफ द टाइम, है ना। वो बहुत ही इंडस्ट्रियस, बहुत ही मेहनती उद्यमी है, और जिस तरह से वो अपनी लेबर में लगी हुई है उसको देखकर पता चलता है कि समय किस प्रकार से बीत रहा है। सो विद दिस वी कम्स टू द एंड ऑफ दिस पोएम ऑफ एंड्रयू मार्वल, थॉट्स इन अ गार्डन। तो यहाँ इस पोएम के थ्रू मार्वल ने गार्डन की ये जो पिक्चर प्रेजेंट की है, इसके थ्रू वो अपने विचारों को साझा करता है कि कैसा अनुभव होता है। बेसिक थिंग जो पोइट कहने की कोशिश कर रहा है वो ये है दैट द ओनली सोलेस वी गेट इज़ नॉट इन वर्ल्डली थिंग्स बट इन द गार्डन इटसेल्फ। गार्डन में आकर ग्रीन शेड्स के नीचे बैठकर ही हम जिस कंफर्ट को या जिस पीस को या जिस इनोसेंस को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो कहीं और हमें नहीं मिल सकती। सो मेटाफिज़िकल पोएट एंड्रयू मार्वल इन्हीं व्यूज़ से के साथ और अपनी बॉडी, अपनी सोल को एक बर्ड के फॉर्म में उड़ता हुआ देखता है और विचार करता है, और यहाँ वो चिंतन कर रहा है, उसका कंटेम्पलेशन चल रहा है, और वो एडन के गार्डन को भी
ड्रीम करता है उसके बारे में भी सोच रहा है. And this brings us to the end of this poem. Thanks for joining today's class.